गुड मॉर्निंग क्लास। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, नहीं पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आपको पता होगा कि आपका क्लास चल रहा था केमिस्ट्री की, जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड वन लाइनर कराए जा रहे थे। तो आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने कल पार्ट 2 कर दिया था। आज ये पार्ट 3 है, ठीक है। आज हम पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे। अभी इसके लगभग 2 लेक्चर और होंगे। काफ़ी लंबा चैप्टर है, क्योंकि इसमें कई सारे टॉपिक आपके कवर हो जाते हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में बात कर लिया था कि सोडियम, हम धातु के बारे में पढ़ रहे थे, मेटल्स के बारे में। तो हमने सोडियम कुछ यौगिक देखे हुए थे, ठीक है। यानी हम कल सोडियम बाइकार्बोनेट तो देख लिए थे, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा तक। अब देखेंगे आज हम सोडियम सोडियम के और जो आपके यौगिक हैं, सोडियम का और कंपाउंड देखेंगे। तो पहला हमारा है NaOH। NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे क्या बोलते हैं हम? कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं इसे? कास्टिक सोडा। NaOH क्या बोलेंगे? इसे कास्टिक सोडा बोलेंगे, ठीक है। और आप लोग एसिड एंड बेस लेक्चर आप किए होंगे, आप लोग इसके पहले, एसिड एंड बेस। आप ये बताइएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा होता है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। इसको हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो ये क्या होता है? हार्ड सोडा होता है, कठोर साबुन। और ये पेट्रोलियम के शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका यूज करते हैं हम प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण के लिए क्या होता है? हार्ड सोडा होता है, कठोर साबुन होता है NaOH। और वहाँ पे हमने एक और चीज़ बताया था आपको, KOH। ये होता है सॉफ्ट साबुन, जिसको आप नहाने में यूज़ करते हैं। KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बट ये क्या है? सोडियम का हम कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, सोडियम का कंपाउंड पढ़ रहे हैं। तो NaOH जो है हमारा, ये सोडियम का यौगिक है, जिसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। ये क्या होता है? हार्ड सोडा होता है। और ये वेरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम, इसे क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। और केमिकल नेम दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आप क्या करिएगा, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, बोरेक्स। बोरेक्स बोरेक्स का जो केमिकल नेम होता है, वो आप लोग बताइएगा। सोडियम मेटाबोरेट। क्या होता है? सोडियम मेटाबोरेट। सोडियम से बना है। अभी हम सोडियम के ही कंपाउंड पढ़ रहे हैं, तो क्या है? सोडियम का ही यौगिक होगा बोरेक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं सुहागा। नाम सुना होगा आप लोगों ने, सोडियम मेटाबोरेट। तो इसका फार्मूला याद रखिएगा। इसका फार्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। 10H2O यानी कि 100 मालिक्यूल्स, क्या सॉरी 10 मालिक्यूल्स क्या होंगे आपके? पानी होंगे, यानी कि जल होगा। तो एक फार्मूला रिवाइज करिएगा साथ में। सोडियम मेटाबोरेट यानी कि सुहागा बोलेंगे, इंग्लिश में बोरेक्स बोलते हैं। फार्मूला होगा Na2B4O7.10H2O। क्या होगा? Na2B4O7.10H2O, सोडियम मेटाबोरेट। क्या करते हैं? चमड़ों को गलाने के लिए, जो आपके लेदर इंडस्ट्री है, वहाँ पे चमड़ों को गलाने के लिए प्रयोग करते हैं। उसका शुद्धिकरण में इसका प्रयोग किया जाता है, बोरेक्स का। बोरेक्स जिसे सुहागा कहते हैं, सोडियम मेटाबोरेट B4O7.10H2O। Na2B4O7.10H2O, सोडियम मेटाबोरेट, सुहागा जिसे बोलते हैं, बोरेक्स। ये लेदर इंडस्ट्री में चमड़े को गलाने के लिए प्रयोग करते हैं, और शुद्धिकरण में इसका हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सोडियम थियोसल्फेट। क्या बोलेंगे? सोडियम थियोसल्फेट। फार्मूला होता है Na2H2O3। Na2H2O3.5H2O, यानी 5 मालिक्यूल्स क्या होंगे आपके यहाँ पे? 5 मालिक्यूल्स क्या होंगे? वाटर के यहाँ पे ऐड होंगे। तो सोडियम थियोसल्फेट, सोडियम थियोसल्फेट। फार्मूला होगा Na2SO2 सॉरी Na2H2O3.5H2O। आप इसे लिख के याद करिएगा। Na2 साथ में लिखते रहिएगा आप लोग, Na2H2O3.5H2O। 2 से 3 बार साथ में रिपीट करिए, Na2H2O3.5H2O, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। इसे हम हाइपो भी कहते हैं। यदि एग्जाम में पूछ दे हाइपो किसे कहते हैं, तो सोडियम थायोसल्फेट को क्या कहते हैं? हाइपो कहते हैं। फार्मूला होता है Na2H2O3.5H2O। इसका यूज कहाँ करते हैं? हम फोटोग्राफी में करते हैं। कहाँ करते हैं इसका यूज? हम फोटोग्राफी में करते हैं, और फिक्सर के रूप में प्रयोग करते हैं। जो पुराने जमाने के जो फोटो खींचे जाते थे, तो एक कार्बन कॉपी साथ में मिलता था, उस समय इसका यूज किया जाता था, ठीक है। जिसे निगेटिव इमेज बोलते थे, ब्लैक एंड एकदम ब्लैक होता था पूरा। तो ये सोडियम थायोसल्फेट का यूज फोटोग्राफी में और फिक्सर के रूप में करते हैं। उसे क्या कहते हैं? हाइपो कहा जाता है। इसका केमिकल फार्मूला हो जाएगा Na2H2O3.5H2O, ठीक है। आगे देखिए, ग्लोबियट सॉल्ट। ग्लोबियट सॉल्ट बोलिए या ग्लोबल सॉल्ट बोलिए, इसका फार्मूला हो जाएगा Na2SO4.10H2O। ग्लोबियट सॉल्ट का फार्मूला क्या हो जाएगा? Na2SO4.10H2O।
इसका केमिकल नेम बोलेंगे डेका हाइड्रेट। देखिए 10 जो आपका 10 मॉलिक्यूल्स पानी जुड़ा हुआ है यानी कि H2O जुड़ा हुआ है, तो 10 को बोलते हैं केमिस्ट्री में क्या, डेका। तो डेका हाइड्रेट यानी 10 H2O को बोल डेका हाइड्रेट। और Na2SO4 क्या बोलेंगे, सोडियम सल्फेट, यानी सोडियम सल्फेट के साथ ये 10 मॉलिक्यूल्स पानी ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ग्लोबुलर सॉल्ट बन जाएगा, जिसका फार्मूला होगा Na2SO4.10H2O। इसका प्रयोग करते हैं रेचक दवाओं में, यानी जो आपको कब्ज हो जाती है जैसे एसिडिटी में, इसका क्या करते हैं हम यूज करते हैं। तो ये रेचक दवाओं में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, आगे चलिए। चिली सॉल्ट पीटर। चिली सॉल्ट पीटर का भी प्रीवियस पेपर में आपके ग्रुप डी में पूछा गया था 2018 वाले में। ठीक है, इसका फार्मूला पूछा गया तो इसका फार्मूला याद रखिएगा आप लोग। चिली सॉल्ट पीटर का फार्मूला होता है NaNO3 NaNO3। क्या होता है फार्मूला, NaNO3, यानी क्या बोलेंगे, सोडियम, और NO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। तो चिली साल्ट पीटर का फार्मूला क्या हो जाएगा, NaNO3। केमिकल नेम याद रखिएगा, सोडियम नाइट्रेट। चिली सॉल्ट पीटर का केमिकल नेम NaNO3। इसे क्या बोलेंगे, चिली सॉल्ट पीटर यानी NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, जो उर्वरक बनाते हैं, फर्टिलाइजर्स बनते हैं, यानी फर्टिलाइजर कंपनियां क्या करते हैं, इसको यूज करती हैं। चिली सॉल्ट पीटर, दिस केमिकल नेम इज NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, दिस इज यूज फर्टिलाइजेशन इंडस्ट्रीज। ओके, आगे एल्यूमिनियम। दूसरा मेटल हमने सोडियम देख लिया, एल्यूमिनियम देखते हैं। एल्यूमिनियम याद रखिएगा, ग्रुप 13 का क्या है, ये आपका समूह ग्रुप 13 का ये एलिमेंट होता है एल्यूमिनियम। किसका होगा, 13 का। इसको 2 बार रिपीट करिएगा, एल्यूमिनियम ग्रुप 13वें का एलिमेंट है, धातु है, मेटल है। ठीक है, किसमें पाया जाता है, पी ब्लॉक में। किसमें पाया जाता है, पी ब्लॉक में। अभी आप पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़े, आगे के लेक्चर में आपको पीरियोडिक टेबल कराया जाएगा, लेकिन आप इसको डायरेक्ट याद रखिएगा कि जो 13 ग्रुप है उसका एलिमेंट क्या है, एल्यूमिनियम। किस ग्रुप का, 13 ग्रुप, और किस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का। और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3। हमको सॉरी, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वैलेंसी क्या होता है, जो आउटर मोस्ट ऑफ सेल होता है उसे क्या बोलते हैं, बैलेंस सेल। और बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि 4 से कम है तो वही क्या होती है, उसकी बैलेंसी होती है। तो एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। याद रखिएगा, ग्रुप 13 पी ब्लॉक बैलेंसी 3 यानी संयोजकता 3। और ये भूपर्पटी यानी कि आपके अर्थ क्रस्ट पे पाए जाने वाली सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, तो एल्युमिनियम पाई जाती है। भू क्रस्ट पे सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है, तो उसे कहेंगे आप एल्युमिनियम पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, एल्युमिनियम पाई जाती है। नोट करके लिखिएगा कि भूपर्पट यानी अर्थ क्रस्ट पर पाए जाने वाला सबसे ज्यादा मेटल कौन है, तो एल्युमिनियम कहोगे। लेकिन नॉन मेटल क्या है, तो ऑक्सीजन है। नॉन मेटल कौन सा है, ऑक्सीजन है। और मेटलॉइड कौन सा है, यानी उपधातु कौन सा है, सिलिकॉन। और मेटल एल्युमिनियम। यानी अर्थ क्रस्ट के बारे में हमने आपको 3 चीज बताया कि सबसे ज्यादा यदि पूछे मेटल क्या पाया जाता है, तो एल्युमिनियम पाया जाता है। सबसे ज्यादा नॉन मेटल कौन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। और सबसे ज्यादा मेटलॉइड कौन सा पाया जाता है, तो वो सिलिकॉन पाया जाता है आपके अर्थ क्रस्ट पे, यानी कि भूपर्पटी पे। तो एल्युमिनियम किस ग्रुप का हो गया, 13 ग्रुप का। ब्लॉक हो गया पी, संयोजकता यानी वैलेंसी हो गया 3। अब भूक्रस्ट पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाली धातु कौन सी है, आपकी एल्युमिनियम है। नेक्स्ट चलिए, अब देखिए एल्युमिनियम के एक्स देखेंगे, एक्स को बोलते हैं ओर। ठीक है, एल्युमिनियम के एक्स देखेंगे तो पहला है बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला देखिएगा, Al2O3.2H2O। क्या होगा, .2H2O। बॉक्साइट है, एल्युमिनियम का एक्स यानी ओर बोलेंगे, एल्युमिनियम ओर। और पहला एक्स का हमारा यानी ओर है बॉक्साइट, इसका फार्मूला होगा Al2O3.2H2O। ठीक है, और दूसरा है हमारा कोरंडम। दूसरा क्या है, एल्युमिनियम का है कोरंडम। कोरंडम का फार्मूला होता है Al2O3। अब देखिए यहाँ से याद रखिएगा, यदि कोरंडम में हम यानी Al2O3 में यदि 2H2O जोड़ दें, यानी 2 मॉलिक्यूल्स वाटर जोड़ दें, तो यह बॉक्साइट बन जाता है। यानी कोरंडम में ऐड करेंगे जब 2H2O, यानी 2 मॉलिक्यूल्स पानी की जब ऐड करेंगे हम, तो क्या बन जाएगा आपका, बॉक्साइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बॉक्साइट। अब कोरंडम का यूज करते हैं, जो नवरत्न अंगूठी लोग पहनते हैं उसमें क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। यानी रत्न पत्थर में इसका हम यूज करते हैं। रत्न पत्थर जैसे आपका रूबी, रेड रूबी, ब्लू, इसमें क्या करते हैं, आपका यूज करते हैं। आपने देखा होगा काफी लोग हाथ में पहनते हैं अंगूठी जिसमें रत्न जड़े होते हैं, कोई नीला कलर का होता है, कोई ग्रीन कलर का, तो वही बनता किससे, कोरंडम से। ये क्या है, एल्युमिनियम का एक्स है Al2O3। और Al2O3 में हम 2H2O यानी 2 मॉलिक्यूल्स पानी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या आपका, एल्युमिनियम का अयस्क है। आगे देखिए, उम्मीद करता है आपको अच्छे से याद हो जा रहा होगा। ठीक है, 1 से 2 बार रिपीट करेगा, याद हो जाएगा। एलम। एलम
फिटकरी को बोलते हैं। एलम किसे बोलते हैं? फिटकरी को। 2 बार रिपीट करिएगा, एलम किसे बोलते हैं? फिटकरी को। और फिटकरी का फार्मूला क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, यानी कि 24 क्या इसमें क्या होगा? H2O, यानी कि पानी के मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड होंगे। K2SO4 Al2ASO4 का होल थ्राइस, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसे क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट ऑफ पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम। और डबल सॉल्ट ऑफ पोटेशियम क्यों बोलते हैं? 2 बार क्या है देखिए, K2 2 बार क्या है इसमें? K2। अब Al2 Al आया, तो इसे बोलते हैं डबल मेटल सॉल्ट है आपका, यानी इसमें K भी है और A भी, यानी पोटेशियम भी है, एल्यूमिनियम भी है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा। और देखिए अभी लास्ट ईयर जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था 2024 वाले में, उसमें K2 की जगह क्या इसमें फार्मूला देखिए, K कितना है? 2 है, S कितना है? SO4 4 है, O कितना है? 16 है, एल्युमिनियम कितना है? 2 दिया है। अब सारे मॉलिक्यूल्स को क्या किया था? जस्ट आधा करके एग्जाम में पूछ दिया था, जस्ट आधा करके, और ये 24H2O को 12H2O कर दिया था। तो इसको भी थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3। एल्युमिनियम क्लोराइड क्या होगा? AlCl3। क्या होगा? AlCl3। इसे क्या बोलेंगे? एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे? एल्युमिनियम क्लोराइड। यदि एग्जाम में पूछे इसका रंग कैसा होता है, तो इसका कहेंगे रंग सर व्हाइट होता है। क्या होता है? व्हाइट होता है। एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3। एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 क्या होगा? AlCl3 यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड। रंग कैसा होता है? तो इसका सफेद रंग होता है। कैसा कहेंगे सर? व्हाइटिश कलर होता है AlCl3 यानी एल्युमिनियम क्लोराइड का। और AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ यदि हम फेरस क्लोराइड मिला दें, यानी FeCl3 मिला दें, क्या मिला दें? FeCl3 मिला दें, तो क्या हो जाएगा? वो पीला रंग पड़ जाएगा। जो एल्युमिनियम क्लोराइड था AlCl3 था आपका, यदि उसमें हम फेरस क्लोराइड यानी FeCl3 मिला दें, तो क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। और जबकि नेचुरल कलर का क्या था AlCl3 का? तो ये व्हाइट था। लेकिन इसके साथ जब हम FeCl3 यानी फेरस क्लोराइड को ऐड करेंगे, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा। याद रखिएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड का प्रयोग कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रिक वायर बनाने में, एयरक्राफ्ट्स बनाने में, और आपके बर्तन बनाने में। ठीक है, आगे देखिएगा, जब एल्युमिनियम हवा के साथ रिएक्ट करती है, वो भी हवा, ह्यूमिड एयर जो आपके वातावरण में पाई जाती है, क्या बनाती है? Al2O3। क्या बनाती है? Al2O3। Al2O3 क्या है? एम्फोटोरिक ऑक्साइड होता है। एम्फोटोरिक हमने बताया था आपको एसिड एंड बेस लेक्चर में, कि जो अम्ल और क्षार दोनों का गुण रखता है उसे क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं, यानी कि एम्फोटोरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो Al2O3 क्या आपका? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। याद रखिएगा इतना। चलिए आगे देखिए, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी AlOH का होल थ्राइस। क्या बोलेंगे? OH का होल थ्राइस। Al यानी एल्युमिनियम, OH का होल थ्राइस यानी बोलेंगे एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी Al। याद रखिएगा, AlOH का होल थ्राइस। क्या बोलेंगे इसको हम? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम? वाटर प्रूफ जैकेट बनाने में। किसमें? वाटर प्रूफ जैकेट कहिए या वाटर प्रूफ क्लॉथ्स कहिए, बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड का। ठीक है, चलिए आगे देखिए, जस्ट पिछला हम क्विक रिवीजन कराते हैं आपको। चलिए बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि एल्युमिनियम क्लोराइड का नेचुरल कलर कैसा था, और उसमें क्या मिलाते हैं कि वो पीला पड़ जाता है। ठीक है, इसको आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, आयरन आपका थर्ड मेटल है। आयरन, आयरन को क्या दिखाते हैं? Fe से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? Fe से। और ये भू प्रपट्टी पे यानी कि आपके अर्थ क्रस्ट पे पाया जाने वाला सेकेंड सर्वाधिक मेटल है। फर्स्ट पे क्या था आपका? एल्युमिनियम था जो सबसे ज़्यादा पाया था। दूसरे नंबर पे फेरस यानी कि आयरन सबसे ज़्यादा पाया था। और ये डी ब्लॉक का क्या होता है? एलिमेंट होता है। डी ब्लॉक का क्या होता है? एलिमेंट होता है। और डी ब्लॉक जो है आपका, वो 3 से लेकर 12 ग्रुप में आता है। किस में आता है? 3 से लेकर 12 ग्रुप में आता है। तो आप ये बताइए फेरस किस ग्रुप में आता है? तो फेरस आता है ग्रुप नंबर 8 में। किस आता है? ग्रुप नंबर 8 में। इतना याद रखिएगा, फेरस जो है वो सेकेंड मोस्ट एबुंडेंट मटेरियल ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी कि आपके भू परपट्टी पे पाए जाने वाला दूसरा सबसे ज्यादा मेटल आपका कौन सा? फेरस है। और फर्स्ट मोस्ट एबुंडेंट मेटल क्या था आपका? एल्युमिनियम था। और डी ब्लॉक का तत्व है 3 से 12, जो ग्रुप बटा हुआ है डी ब्लॉक में 3 से 12 होता है। लेकिन फेरस जो हमारा होता है, ये आपका 8वें ग्रुप का क्या है? सदस्य है, यानी 8वें ग्रुप का क्या है? मेटल है। और आपका आयरन ह्यूमन ब्लड में पाया जाता है, जिसे आप कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है आपका? आयरन कंपाउंड पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ह्यूमन ब्लड में जो कि आपका हीमोग्लोबिन है, उसमें क्या पाया जाता है? आयरन कंपाउंड पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए आयरन कुछ अयस्क देख लीजिए।
यानी आयरन ओर देख लीजिए, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सेरेडेटाइट, लिमोनोटाइट। क्या होगा? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सेरेडोराइट और लिमोनोटाइट। एक बार फिर से रिवीजन करेगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सेडेराइट, लिमोनाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सेरेडोराइट और लिमोनोटाइट। एक बार फिर से करेगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सेरेडोराइट और लिमोनाइट। आपका हेमेटाइट का फॉर्मूला होगा Fe2O3। क्या होगा फॉर्मूला? Fe2O3। क्या होगा फॉर्मूला हेमेटाइट का? Fe2O3। 5 बार बोलिएगा कम से कम। आयरन ओर में डायरेक्ट फार्मूला पूछता है, हेमेटाइट Fe2O3, हेमेटाइट Fe2O3, हेमेटाइट Fe2O3, हेमेटाइट Fe2O3, हेमेटाइट Fe2O3। अब नेक्स्ट देखिएगा, मैग्नेटाइट Fe3O4, मैग्नेटाइट Fe3O4। जस्ट रिलेट करिए, हेमेटाइट देखिए, हेमेटाइट था तो Fe2O3, और जस्ट हेमे के बाद क्या, मैग्ने है, मैग्ने में क्या करेंगे, O4 कर देंगे, उसमें O3 इसमें O4, यानी हेमेटाइट Fe2O3 और मैग्नेटाइट में Fe4 क्या करेंगे, Fe3O4, हेमेटाइट Fe2O3 और मैग्नेटाइट में Fe3O4। ठीक है। सेरेडेराइट, सेरेडेराइट क्या होता है? FeCO3। 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 लिमोनाइट क्या होता है? FeO। फार्मूला लिखेंगे FeO इन ब्रैकेट OH.NH2, यानी कि N यहाँ पे क्या है, यहाँ पे N क्या है, आपका नंबर है कोई भी जिसके साथ क्या होगा, H2O ऐड होगा, यानी किसी नंबर के साथ क्या होगा, H2O ऐड होगा। तो लिमोनाइट का फॉर्मूला हो जाएगा FeOOH, FeO इन ब्रैकेट OH, या डायरेक्ट क्या देखिए FeOOH। ठीक है। और .NH2O, तो हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सेडेराइट FeCO3, लिमोनाइट FeOOH.NH2O। और हेमेटाइट और मैग्नेटाइट 70 से 80% ज़्यादा लोहा यहीं से प्राप्त किया था, किससे? हेमेटाइट से और मैग्नेटाइट से। तो हेमेटाइट का फॉर्मूला Fe2O3 मैग्नेटाइट का फॉर्मूला Fe3O4। चलिए, टाइप्स ऑफ आयरन। अब आयरन के प्रकार देखते हैं हम। तो पहला होता है ढलवा लोहा, दूसरा होता है कच्चा लोहा, और फिर थर्ड होगा पिटवा लोहा, यानी कि कास्ट आयरन, पिग आयरन, रॉट आयरन। क्या होगा? कास्ट आयरन, कच्चा ढलवा लोहा, पिग आयरन, कच्चा लोहा, रॉट आयरन, पिटवा लोहा। देखिए, जिसमें जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी वो क्या होगा, आपका इम्प्योर आयरन होगा, और जिसमें कार्बन की मात्रा कम होगी वो क्या होगा, प्योर कार्बन होगा। तो देखिए, कास्ट आयरन जो है आपका, इसमें 2 से 3% क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। ढलवा लोहा में 2 से 3% क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। तो कास्ट आयरन, ढलवा लोहा 2 से 3% कार्बन। कास्ट आयरन में कितने कार्बन पाए जाते हैं? 2 से 3%। कितने? 2 से 3%। ये क्या हो गया आपका, कार्बन की मात्रा हो गई किसमें, ढलवा लोहा में। यानी ढलवा लोहा जिसे बोलते हैं कास्ट आयरन, कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा कितनी हो गई, तो कहेंगे आप 2 से 3%। उसके बाद आता है आप कच्चा लोहा, यानी कि पिग आयरन। क्या बोलेंगे? कच्चा आयरन, पिग आयरन। पिग आयरन में कार्बन पाया जाता है 3 से 4। कितना पाया जाता है? 3 से 4। कितना पाया जाता है? 3 से 4। और रॉट आयरन आपको बोलते हैं पिटवा लोहा, इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है 0.1%। और हमने क्या बताया था, जिसमें कार्बन की मात्रा जितना कम वो आयरन उतना प्योर होगा, और जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन की मात्रा होगी उतना इम्प्योर होगा। यानी कास्ट आयरन 2 से 3% और पिग आयरन 3 से 4, यानी ये ज़्यादा इम्प्योर आयरन होगा। कौन सा? आपका पिग आयरन, क्योंकि इसमें कार्बन परसेंटेज कितना है, 3 से 4%। कास्ट आयरन में 2 से 3%, लेकिन सबसे कम किसमें, रॉट आयरन, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में, पिटवा लोहा। इसमें कितना होता था, 0.1%। कितना होता है? 0.1%। देखिए, कार्बन परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा वो क्या होगा, आपका इम्प्योर आयरन होगा, जितना कम होगा वो क्या आपका प्योर आयरन होगा। तो प्योर आयरन क्या है, तो आप लिख देंगे रॉट आयरन। क्या लिखेंगे? रॉट आयरन। और रॉट आयरन में कार्बन की मात्रा कितनी होगी, 0.1%। उसके बाद हमने क्या बात की, पिग आयरन। पिग आयरन में कितना था, 3 से 4%। उसके बाद पहले बात किया गया था कास्ट आयरन, यानी कि ढलवा लोहा, उसमें कितना बात किया था, 2 से 3%। तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए, फेरस बताया था आपका, डी ब्लॉक का है, 8वें ग्रुप का है, वैलेंसी वेरी करती रहती है इसकी। इसके 2 ऑक्सीडाइजेशन स्टेट होते हैं। यदि Fe2+ है, ये हम बताए ना, इसकी 2 ऑक्सीडाइजिंग स्टेट हैं। ठीक है। तो Fe यदि +2 है तो इसे क्या बोलते हैं, फेरस। और Fe3 है तो इसे क्या बोलेंगे, फेरिक। यानी Fe2 फेरस, और Fe3 है यानी +3 है तो क्या बोलेंगे, फेरिक। यानी 2 पे फेरस और 3 पे फेरिक, याद रखिएगा। FeCl3 यह क्या है, फेरिक क्लोराइड।
FeCl3 क्या है आपका? फेरिक क्लोराइड। एक बार फिर से बोलेगा, FeCl3 क्या बोलेंगे? फेरिक क्लोराइड। डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। FeCl3 फेरिक क्लोराइड, ये क्या होता है? जो ब्लड प्योरिफिकेशन मेडिसिन में क्या करते हैं, इसका हम यूज करते हैं। यानी ब्लड को प्योर करने के लिए किसका यूज करते हैं हम? फेरिक क्लोराइड का, यानी FeCl3 ब्लड प्योरिफिकेशन इन मेडिसिन यूज। ठीक है, आगे देखिएगा। चलिए, FeS2 इसे क्या बोलते हैं? FeS2 इसे बोलते हैं आयरन पायराइड। क्या बोलेंगे? आयरन पायराइड, यानी कि FeS2 क्या बोलेंगे? आयरन पायराइड। और इसे बोला जाता है फुल्स गोल्ड, यानी मूर्खों का सोना। तो मूर्खों का सोना किसे बोलते हैं? तो आयरन पायराइड को। किसको बोलेंगे? आयरन पायराइड को। मूर्खों का सोना आयरन पायराइड को, मूर्खों का सोना आयरन पायराइड। तो हमने क्या बताया आपको? देखिए, मूर्खों का सोना आयरन पायराइड। आयरन पायराइड का फॉर्मूला क्या होगा? FeS2। क्या होगा? FeS2। दो बार रिवाइज करिएगा, आयरन पायराइड FeS2, आयरन पायराइड FeS2। इसे क्या कहते हैं? मूर्खों का सोना। खून बढ़ाने वाले दवाओं में इसका प्रयोग किया जाता है FeS2 का, यानी आयरन पायराइड का यूज क्या करते हैं? खून बढ़ाने वाली दवाओं में। ठीक है, और एक आपका खून बढ़ाने का दवा और होता है जिसे बताया ग्रीन बेट्रियोल, यानी हरा थोथा। ये हमने आपको एसिड एंड बेस लेक्चर में कराया था। तो वहाँ फार्मूला क्या था आपका? FeSO4.7H2O। क्या होगा? .7H2O। FeSO4.7H2O, इसे क्या बोलेंगे? ग्रीन बिट्रोल। क्या बोलेंगे? ग्रीन बिट्रोल। क्या बोलेंगे? ग्रीन बिट्रोल, यानी कि फेरस सल्फेट, यानी कि FeSO4 में यदि हम 7 मॉलिक्यूल्स क्या करें? वाटर ऐड कर दें। ठीक है, देखिएगा इसको फिर से एक बार। यदि हम FeSO4 इसे क्या बोलेंगे? तो इसे बोलेंगे फेरस सल्फेट। यदि हम फेरस सल्फेट में बाबू 7H2O क्या करें? 7H2O जल के मॉलिक्यूल्स ऐड कर दें, तो क्या बन जाएगा? ग्रीन विट्रियोल। और ग्रीन विट्रियोल का प्रयोग कहाँ करते हैं? खून बढ़ाने वाली दवाओं में, यानी किसमें? तो जो आपका ब्लड इंक्रीज करेगा उसके मेडिसिन में हम क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। और जो FeS2 होता है, क्या होता है? FeS2 इसे बोलते हैं आयरन पायराइड, यानी ये होता है मूर्खों का सोना। और हम फेरस सल्फेट में, फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 में 7H2O ऐड कर दे तो क्या बनेगा? ग्रीन विट्रियोल, यानी कि आपका हरा थोथा बनेगा। तो याद रखिएगा, FeS2 आयरन पायराइड, मूर्खों का सोना, खून बढ़ाने वाली दवाओं में प्रयोग करते हैं। जब इसमें फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 में हम 7H2O मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे जल का, तो क्या बन जाएगा आपका? ग्रीन विट्रियोल बनेगा। ग्रीन विट्रियोल का फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4.7H2O। यूज खून बढ़ाने वाली दवाओं में इसका हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए, फेरस आपका ह्यूमिड एयर के साथ जब रिएक्ट करेगा, यानी O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? फेरस ऑक्साइड बनाएगा, FeO2। ये क्या होगा आपका? Fe2। क्या बनेगा? Fe2 किसके साथ किया रिएक्शन? ह्यूमिड एयर, यानी जिसमें क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, वाटर होगा। तो Fe2O3, ठीक है, क्या बना दिया? Fe2, यानी फेरिक ऑक्साइड बना दिया। और फेरिक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं जंग लगना, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोलेंगे से? Fe2O3 क्या बोलेंगे? रस्टिंग ऑफ आयरन। किस साथ रिएक्ट किया? तो ह्यूमिड एयर, जिसमें क्या होता है? O2 होता है, O2 के साथ क्या होगा? वाटर होगा। ह्यूमिड एयर इसी को बोलेंगे रस्टिंग लगना, यानी कि लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना। देखिए, तो हमने कहाँ बात किया था? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आपको समझ आएगा कि रस्टिंग ऑफ आयरन यानी आयरन पे जंग कैसे लगता है। तो जब आप देखिए, सिंपल सी बात है, आप लोग जानते होंगे। आप किसी भी लोहे के टुकड़े को हवा में यानी बाहर छोड़ दीजिए एक रात के लिए, अभी तो ठंड का मौसम है, और आपको अच्छे से समझ आएगा। इसमें क्या होगा? आपका जो फेरस है वो ह्यूमिड ऑक्सीजन, मतलब कि जिसमें कि वाटर वाटर प्रेजेंस रहेगा O2 में, यानी क्या होगा? ह्यूमिड एयर हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन में क्या है? वाटर की बूंदें पाई जाएंगी ह्यूमिड एयर में। ये का एक ऊपर आपका एक लेयर बना लेगी, और लेयर किसकी बनती है? जो फेरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यानी फेरस ऑक्साइड बनता है। और डॉट XH2O, एक्स क्या आपका? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मतलब वो होगा, अंक होगा कोई, जो आपका H2O मतलब उतने नंबर में क्या होगा? उसके साथ ऐड होगा। तो ये क्या होगा? रस्टिंग ऑफ आयरन होगा। अब आइए देखते हैं जंग लगना होता क्या है। रस्टिंग, ऑक्साइड का लेयर किस पे चढ़ जाना? परत चढ़ जाती है। मान लीजिए आयरन रॉड होगा, इस पे क्या होगा? ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ जाएगी, इसे क्या बोलेंगे हम? जंग लगना है। ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का उदाहरण होता है। ये याद रखिएगा कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या होता है? उदाहरण होता है। और लाल भूरा रंग का क्या होता है आपका? लाल भूरा रंग का होता है। जब इस पे क्या होगा? जंग लग जाए तो किस कलर का हो जाएगा? लाल भूरे रंग का हो जाएगा, यानी रेडिश ब्राउन हो जाता है। और एक बात याद रखिएगा, जब जंग लगता है तो लोहे का वेट बढ़ जाता है। यह बात याद रखिएगा, ये मत समझिएगा कि लोहे का वेट घट जाता है। जब भी जंग लगेगा तब क्या होगा? जो आपका मटेरियल, जैसे मान लीजिए 5 kg था, तो वो 5.2 5.3 ऐसे, यानी कि अगर वेट इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन प्योर आयरन की मात्रा क्या होती है? घट जाती है।
प्योर आयरन की मात्रा क्या होती है, घट जाती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है, तो यानी ये कुछ इम्प्योर होता है। तो प्योर आयरन की मात्रा घट जाती है, लेकिन वेट क्या होगा, तो वेट आपका इंक्रीज हो जाएगा और लोहे की मजबूती घट जाएगी, और लोहे की मजबूती घट जाएगी। ठीक है, लोहे पर जंग लगना है क्या है, केमिकल चेंज है, क्या है, केमिकल चेंज है, यानी केमिकल चेंज क्या है आपका, लोहे पे जंग लगना। और लोहे का लाइफ टाइम क्या होता है, घट जाएगा। जब लोहे पे जंग लगेगा तो लोहे का जो, जैसे कि मान लीजिए 2 साल चलने वाला था, तो वो आपका 6 महीने, साल महीने में क्या, साल भर में क्या होगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि खराब हो जाएगा, भ्रष्ट कर जाएगा। यानी लोहे पर जंग लगना क्या है, केमिकल चेंज है और लाइफ टाइम बढ़ा। सबसे बड़ी बात इसमें याद रखिएगा, जो ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, जंग लगने पे सोचते हैं कि वो मतलब उसका वेट क्या होगा, कम होगा। जंग लगने पे उसका वेट अधिक होगा, बस इसकी जो प्योरिटी है वो क्या करेगी, घट जाएगी। ठीक है, अब देखिए, आयरन जब आसुत जल के साथ यानी डिजिटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, नो रस्टिंग। यानी आसुत जल है, यानी कि अगर डिजिटल वाटर है तो वहाँ पे जंग लगने की संभावना क्या नहीं है, नो रस्टिंग, यानी कि वहाँ पे जंग नहीं लगेगा, रस्टिंग नहीं होगा। लेकिन और ड्राई एयर है तो भी नहीं होगा। तो हमने वो क्या बताया था, आयरन जब भी आएगा यानी एफ ही आएगा, और इसके साथ ह्यूमिड आया था, हमने बात कहा था ना, ह्यूमिड ऑक्सीजन, जिसमें क्या होगा, H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे। डिजिटल वाटर का बात किया, नो रस्टिंग, और ड्राई वायर का बात किया, नो रस्टिंग। लेकिन यही कहा ह्यूमिड एयर, तो यस, तो इसका आंसर होगा यस रस्टिंग, यानी कि आप यस यहाँ पे रस्टिंग होगा जब ह्यूमिड एयर की बात करेंगे तो। चलिए, अब जंग लगने के तरीके कौन कौन से हैं, आप पेंट का यूज करते हैं, जंग लगता है तो पता है, और एक होता है गैल्वेनाइजेशन, इसे बोलते हैं हिंदी में यसद लेपन। क्या बोलते हैं, यसद लेपन, यानी फेरस के ऊपर क्या होगा, हम जिंक का एक लेयर चढ़ा देंगे, इसे क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं यसद लेपन। ये क्या होगा, अंदर की ओर आयरन सेफ रह जाता है इस विधि से, क्योंकि ऊपर क्या होता है, जिंक की एक पतली परत क्या होती है, इस पर चढ़ जाती है। आयरन का सबसे ज़्यादा यूजफुल स्टील फैक्ट्री में, यानी इस्पात बनाने में किया जाता है, क्या कहता है, स्टील बनाने में आयरन का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। फेरस प्लस कार्बन प्लस अदर मेटल बनेगा क्या, एलॉय बनेगा, क्या बनेगा, एलॉय बनेगा। ठीक है, और अन्य धातु में क्या लेते हैं हम, निकेल, क्रोमियम, कोबाल्ट, वेनेडियम, कापर, टंगस्टन। यानी फेरस के साथ क्या लेंगे हम, कार्बन लेंगे, ठीक है, स्टील बनाने में यूज करते हैं। और अदर मेटल में क्या लेंगे, निकेल लेंगे, क्रोमियम लेंगे, कोबाल्ट लेंगे, वेनेडियम लेंगे, कापर लेंगे, टंगस्टन लेंगे, ये बनेगा क्या, फेरस एलॉय बनेगा। ठीक है, और कार्बन का यूज क्यों करते हैं हम, कार्बन का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इससे क्या होता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, सॉरी हार्डनेस बढ़ता है। क्या बढ़ता है, इसका हार्डनेस यानी कठोरपन बढ़ता है कार्बन मिला देने पे। लिखिए, इट इंक्रीज हार्डनेस ऑफ स्टील, यानी कि स्टील का हार्डनेस बढ़ाने के लिए क्या मिलाते हैं, उसमें कार्बन मिलाते हैं। और किसका किसका एलॉय होता है, तो फेरस का, कार्बन का, और कुछ अन्य मटेरियल का, यानी अन्य मेटल्स का, जिसमें निकेल, कापर, कोबाल्ट, वेनेडियम एंड टंगस्टन होता है। अब स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं, धब्बा रोहित रोधी या जंग रोधी भी कहिए, स्टेनलेस स्टील। इसमें क्या होता है, फेरस होता है, कार्बन होता है, और अन्य मेटल में जो अन्य मेटल है, क्रोमियम और निकिल हो गया। धब्बा से बचाने के लिए क्या होता है, क्रोमियम, धब्बा से बचाने के लिए किसका इसमें यूज करते हैं हम, क्रोमियम का। धब्बा यानी जंग हो गया, रस्टिंग हो गया, इस पर जंग नहीं लगेगा, तो कौन बचाता है, तो आपका क्रोमियम बचाता है, जंग लगने से कौन बचाता है, क्रोमियम बचाता है। और जो आपका स्टेनलेस स्टील होता है किसका किसका, तो आप कहिएगा फेरस, कार्बन, क्रोमियम, निकिल, फेरस, कार्बन, क्रोमियम, निकिल। जंग से कौन बचाता है, क्रोमियम, जंग से कौन बचाता है, क्रोमियम। और किसका होता है, तो कार्बन, सॉरी, फेरस, कार्बन, क्रोमियम, निकिल। मैग्नीज स्टील, देखिए मैग्नीज स्टील का है तो फेरस तो होगा ही, कार्बन होगा ही हार्डनेस बढ़ाने के लिए। अब मैग्नीज बोला यानी कि बीच में यमियन कर दीजिए, यानी किसका किसका हो गया, तो फेरस, मैग्नीज, कार्बन। मैग्नीज इस्पात बनाने में कार्बन का प्रयोग करते हैं हार्ड करने के लिए। रेलवे की पटरी किसकी बनी होती है, तो मैग्नीज स्टील की। रेलवे की पटरी किसकी बनी होती है, मैग्नीज स्टील की। और रेलवे का डोर, यानी कि रेलवे का डोर विंडो किससे बना होता है, जो दरवाजे खिड़की लगे हैं वो भी किससे बना है, मैग्नीज स्टील से। तिजोरी, अलमारी में यूज करने वाला ड्रिल मशीन किसका बना होता है, मैग्नीज स्टील का। कटिंग मशीन जो होती है, कटिंग मशीन काटने वाली, वो क्या होती है, मैग्नीज स्टील की बनी होती है। मैग्नीज स्टील में फेरस होगा, मैग्नीज होगा, कार्बन होगा, हार्ड करने के लिए कार्बन मिलाते हैं। रेलवे की पटरी, रेलवे की डोर एंड विंडो, तिजोरी हो गया, ड्रिल मशीन हो गया, कटिंग मशीन हो गया, इसमें क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। अब है आपका एल्निको, देखिए नाम से लग रहा है एल्निको, यानी एल्युमिनियम और निकेल, एल्निको यानी एल्युमिनियम, निकेल, और इसमें क्या करते हैं, कोबाल्ट और आयरन। अब देखिए, हम आप एल्निको को NiCO ऐसे रखेगा, एल्निको का क्या रखेंगे, AlNiCO, यानी एल्युमिनियम, निकेल, कार्बन, सॉरी कोबाल्ट, सी से कोबाल्ट कहेंगे और आयरन कर देंगे, यानी CO कोबाल्ट और आयरन कर देंगे, क्या कर देंगे, आयरन, CO कोबाल्ट और क्या करेंगे, आयरन कर देंगे। तो नाम से होगा एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, आयरन। ठीक है, ये क्या होगा, परमानेंट
मैग्नेट बनाने में एल्निको का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अस्थायी चुंबक बनाने में एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, आयरन। किसका? एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, आयरन। किसका? एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, आयरन। एग्जाम में दे देगा कि परमानेंट चुंबक यानी परमानेंट मैग्नेट बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, आयरन। नाम से ही पता, एल यानी कि एल्युमिनियम, Ni निकेल, CO एल्निको, CO कोबाल्ट, और एक आपका फेरस हो जाएगा। ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टील। कार्बन के जो परसेंटेज बेस पे उस पर 3 टाइप के स्टील पाए जाते हैं। ठीक है। कार्बन के परसेंटेज के आधार पे कितने टाइप के स्टील है आपके? 3। किसके बेस पे? और बिहाफ ऑफ कहेंगे कार्बन परसेंटेज। तो हार्ड स्टील में 1 से 1.5%, किस तरह से 1 से 1.5% क्या पाया जाए? कार्बन। याद रखिएगा 1 to 1.5% कार्बन क्या बनेगा? हार्ड स्टील में कितना परसेंट है कार्बन? तो 1 से 1.5 कार्बन जो परसेंटेज है किसमें? हार्ड स्टील में। यानी हार्ड स्टील में कितना पाया जाएगा? 1 से 1.5। माइल्ड स्टील में 0.3 से 0.7 और जितना ज़्यादा कार्बन की मात्रा होगी उतना ही ज़्यादा स्टील क्या होगा? हार्ड होगा। यानी हार्ड स्टील में कितना है? 1 से 1.5। माइल्ड स्टील क्या होगा? 0.3 से 0.7। और सॉफ्ट स्टील और मात्रा कम हो जाएगा कार्बन के, 0.1 से 0.3। यानी सबसे हार्डेस्ट कौन हो गया? तो हार्ड स्टील, नाम ही उसका हार्ड स्टील। यानी 1 से 1.5% कार्बन, माइल्ड स्टील में 0.3 से 0.7 और सॉफ्ट स्टील में 0.1 से 0.3%। चलिए, आपका आज का लेक्चर ये पूरा हुआ। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में ये आया होगा। सारे चीज़ को रिवीजन करिएगा। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, अब इसके बाद कोई PYQ लगेगा, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे और आपके इस चैप्टर से 100% स्कोर होगा। आप कोई भी PYQ टेस्ट लगा के देखिएगा, अभी तक जितने सारे चैप्टर हो गए हैं आप उसमें सारे स्कोर आप अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है। क्लास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को 1 से 2 बार रिविजन करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। चलिए, थैंक यू।